नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के कैलगरी पहुंच गए हैं। उन्हें कनाडा नासिक में हो रहे G7 समिट में हिस्सा लेना है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी की पहली कनाडा यात्रा है। वो वहां कई अहम मुद्दों पर दुनिया भर के बड़े नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है। इससे पहले गाजा में चली इजरायली कार्रवाई पर दुनिया भर की नजर है। और देखिए, इस नज़र पर हमारी भी नज़र है। और इन सब के बीच भारत ने पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नष्ट करने का जो काम किया था, उसी से आगे भारत G7 का अब सदस्य नहीं है, लेकिन उसको आमंत्रित किया गया है। ये 12वीं बार है जब इसे समिट में न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार छठी बार यहाँ आमंत्रित किया गया है। और G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान ये देश शामिल हैं। 2014 तक रूस भी इसका हिस्सा होता था और तब इसका नाम G8 था, लेकिन अब ये G7 है। प्रधानमंत्री मोदी G7 में आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उनकी कई द्विपक्षीय वार्ताएं भी होनी है। खासकर यहाँ भारत और कनाडा के रिश्तों पर उनकी पैनी नज़र रहने वाली है। और इस पर हम अपने सहयोगियों से बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह वो भी जुड़े हैं और ख़ास मेहमान भी जुड़ेंगे। उमाशंकर का रुख कर लेते हैं। उमाशंकर, G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता, ऐसे हालात में जब कनाडा के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे और दुनिया इस पर सवाल उठा रही थी, लेकिन मार्क रॉनी ने फ़ोन करके प्रधानमंत्री को खुद बुलाया। कितनी बड़ी अहमियत है? ये देखिए, काफ़ी अहमियत है। और क्योंकि ये जो निमंत्रण है वो कहा जाता है कि देर से आया, क्योंकि कम से कम 1 महीने पहले या 25 दिन पहले इस तरह का निमंत्रण आ जाता है, लेकिन इस बार आने में वक्त लगा। तो कई तरह की इस तरह की स्टोरी भी चली कि इस बार निमंत्रण शायद नहीं आएगा। लेकिन भारत क्योंकि 5वीं बहुत बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है देश की, दुनिया की, और ऐसे में जो कनाडा है वो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो का शासनकाल जो है वो ख़त्म हो चुका है। मार्क कार्नी जो हैं वो उन्हीं की पार्टी से आते हैं, लेकिन एक नया आउटलुक लेकर आए हैं। और इसलिए ख़ास तौर पर कि भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत ख़राब हुए हैं। तो एक तरह से उन्होंने इस ब्रिज को भरने की कोशिश की है। और इसलिए 2 वजहों से पीएम मोदी का कनाडा में होना बहुत ही अहमियत रखता है। एक तो G7 में आउटरीच कंट्री के तौर पर उस हिस्सा लेने के लिए, और दूसरी बात यह है कि जो कनाडा के साथ जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको किस तरह से दुरुस्त किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। अहमियत इसलिए भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है और वो भी इतने इम्पोर्टेंट समिट के लिए, तो इसके बहुत ज़्यादा मायने हैं, इसकी अपनी अहमियत रहेगी। जी बिल्कुल। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जिस तरह से एक डिप्लोमेटिक आउटरीच का कार्यक्रम शुरू किया, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री एक ऐसे अहम मंच पर होंगे तो आतंकवाद को लेकर खास तौर पे और पहलगाम हमले को लेकर वो दुनिया के देशों के साथ जो भी उनके द्विपक्षीय जो बातचीत का जो कार्यक्रम है, उन तमाम देशों के साथ जो है वो भारत का पक्ष जो है और मजबूती के साथ उठा पाएंगे। तो आपने सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये पहला विदेशी दौरा है, तो उसमें जो है वो आतंकवाद के मुद्दे को और ज़्यादा लेकर और दुनिया के देशों को एकजुट करने की उस मुद्दे पर वो कोशिश करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बायलैटरल बातचीत का भी रहेगा। कौन कौन से देशों से वो मुलाकात करने वाले होंगे? जी देखिए, जो 4 देशों के नाम आए हैं उसमें तो सबसे पहले तो कनाडा के साथ उनका जो एक सबसे अहमियत रखता है द्विपक्षीय बातचीत, क्योंकि कनाडा के साथ जो संबंध हैं वो काफ़ी ख़राब रहे हैं। हमने देखा कि कैसे पैरिटी के आधार पे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको लौटाया गया। दूसरी जो अहम बात है वो है यूक्रेन के साथ जो है द्विपक्षीय बातचीत, वो भी होनी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये तकरीबन चौथी जो मुलाकात है वो होगी जब से यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का एक अप्रोच रहा है कि युद्ध का काल नहीं है, जो कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी कह चुके हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी कह चुके हैं, तो इसकी अपनी अहमियत है। जो इटली के साथ भी द्विपक्षीय है और जर्मनी के साथ भी द्विपक्षीय। अगर यूरोप की बात करें तो जर्मनी वहाँ पे सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। तो जो आर्थिक एक एजेंडा है भारत का, अपना जो GDP है उसका जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाए रखना है। तो इस तमाम जो द्विपक्षीय जो बातचीत है उसके जरिए भारत का जो अपना इकोनॉमिक एजेंडा है या फिर आतंकवाद को लेकर जो भारत का रुख है, उन सब बातों को ज़्यादा पुश मिलेगा इसमें। जी बिल्कुल। और एक
खास पैनल भी अब हमारे साथ जुड़ रहा है। अशोक सज्जनहार है, पूर्व राजनयिक, डॉक्टर स्वस्ति राव है, विदेश मामलों की जानकार, और शमील जसवीर, वरिष्ठ पत्रकार, कनाडा से भी जुड़ेंगे, और हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी भी होंगी जो इस समिट पर नजर रखे हुए हैं। तो चलेंगे इन सभी के पास। अशोक सज्जनहार जी, साइप्रस पहला पड़ाव था प्रधानमंत्री का, और उन्होंने एक तरह से जो यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स होने वाले हैं कनाडा में, उसकी नींव रख दी है। उन्होंने कहा साइप्रस में कि ये युद्ध का युग नहीं है और यही इन बायलैटरल टॉक्स में आगे बढ़ने वाला है। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, युद्ध को रोकना ये एक बड़ी समस्या है जो पूरी विश्व के सामने है, और प्रधानमंत्री मोदी यकीनन इसके बारे में बात करेंगे जब उनका भाषण होगा, उनका एड्रेस होगा G7 के आउटरीच के उसमें, तो तब इसको ज़रूर वो मद्देनज़र रखेंगे। और हमारा बहुत ही प्रिंसिपल्ड स्टैंड रहा है, बहुत वक्त से वही स्टैंड रहा है जो प्रधानमंत्री I still cannot hear anything. यू कांट हियर मी? जी नहीं, हमारी सहयोगी जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। आप अपनी बात रखें अशोक जी। जी, अच्छा, धन्यवाद। तो जो मैं कह रहा था, जो हमारी भारत की जो प्रिंसिपल स्टैंड आइडेंटिफाई किया गया था जब 2022 में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति पुतिन से समरकंद में एससीओ के समिट के साइडलाइंस पर, तब उन्होंने कहा था ये युद्ध का युग नहीं है और हमें बातचीत से जो भी मसले हैं, मुद्दे हैं, उनका समाधान निकालना चाहिए। और वही उन्होंने ये रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में कहा है, वही उन्होंने इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में भी। तो यकीनन यही एक पहलू प्रधानमंत्री मोदी सामने रखने वाले हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से, जैसे आप बात कर रहे थे, अपने सहयोगी उमाशंकर सिंह से बात कर रहे थे, मेरे विचार से उसमें वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी जरूर उनका काफी फोकस रहेगा। इकोनॉमी वगैरह पर तो रहेगा, इनोवेशन पर, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें होंगी, परंतु उसके साथ साथ जो आतंकवाद के साथ पूरी दुनिया को कैसे साथ मिलकर लड़ना है और सबको साथ में आना चाहिए, इसके बारे में भी जरूर वो कहेंगे। जी, अशोक सज्जनहार जी, आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन इस बीच कनाडा से हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी ने इस एजेंडे पर, G7 के एजेंडे पर एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपके सामने रख देते हैं। आज कनाडा में G7 का आखिरी दिन है। G7 जो देश हैं और यूरोपियन यूनियन एक स्टेटमेंट्स अलग अलग निकालेंगी, एक जॉइंट बिग कम्युनिके इस बार नहीं आएगा। लेकिन अभी G7 के ऊपर सबसे ज्यादा अहम मुद्दा जो कि डिस्कशन में कल से था और आज तक रहेगा, वो है ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट। इस वक्त इस वजह से क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी ट्रूथ सोशल पर लिख दिया है कि सिचुएशन बहुत गंभीर है और वो चाहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर सरेंडर कर दे, अनकंडीशनल सरेंडर। एक तरह की थ्रेट भी दी गई है ईरान के टॉप सुप्रीम लीडर को, ये कह के कि वो लोग उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जानते हैं, यानी कि अमेरिका और इजराइल उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी जानते हैं। इन सब के दौरान यहाँ पर जो G7 समिट चल रही है कैनानास्किस में, हम इस वक्त बैंफ में हैं जो कैनानास्किस के बिल्कुल बगल में है, जहाँ पे लीडर्स मिल रहे हैं। यहाँ पहाड़ियां जो आप देख रहे हैं पीछे, इन्हीं के दूसरी तरफ मीटिंग, G7 लीडर्स की मीटिंग चल रही है। और अभी से कुछ देर में ही वहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेक्सिको के जो लीडर और जो और इनवाइटेड कंट्रीज हैं जैसे कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के लीडर हैं, इन सबको जो इनवाइटेड कंट्रीज हैं उनकी एक G7 लीडर्स के साथ फोटो ऑप होगी, एक फैमिली पिक्चर ली जाएगी। उसके बाद जो सेशन है वो शुरू होंगे G7 के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सेशन जो एनर्जी और टेक्नोलॉजी पे है उसमें बातचीत करेंगे। बहुत एक अहम मुद्दा जो उठाएगा भारत, वो ग्लोबल साउथ की आवाज बन के उठाएगा। तो चलिए, G7 से जुड़े हुए कुछ अहम तथ्य महा सिद्दीकी ने आपके सामने रखे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के लिए कनाडा गए और कनाडा का ये दौरा जो है क्यों महत्वपूर्ण है, ये तथ्य आपके सामने रख देते हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच तनाव है और इस तनाव के बीच मोदी की पहली कनाडा यात्रा है। 2015 के बाद वो पहली बार कनाडा जा रहे हैं। इस दौरान
हरदीप निज्जर की हत्या के बाद से रिश्तों में खटास आई थी। कनाडा में जून 2023 में ये हत्या हुई थी और उसके बाद से भारत और कनाडा के रिश्ते जो है वो तनाव भरे हो गए थे। बिना सबूत के भारत सरकार पर उस समय के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगा दिए थे कि इस हत्या में भारत का हाथ है, जिसके बाद से रिश्ते खराब हुए और रिश्ते खराब करने में जस्टिन ट्रूडो ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। इसके अलावा अगली बात हम आपके सामने जो रखने जा रहे हैं वो कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से प्रधानमंत्री की जब मुलाकात होगी तो इन खटास भरे रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई है उसके पिघलने की शुरुआत होगी और ये माना जा रहा है कि मार्क कार्नी जो है वो यहाँ से एक नई शुरुआत भारत और कनाडा के रिश्तों में उसकी इबारत लिखने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच एक बार फिर से रिश्ते सामान्य होने पर जोर होगा। पिछले कुछ महीनों में भारत और कनाडा के बीच सुरक्षा अधिकारियों ने फिर से संपर्क भी बनाया है और इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से हो चुकी है। दोनों पक्ष नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। ये काफ़ी कुछ बताता है कि जो कूटनीतिक प्रयास हैं वो पीछे से लगातार हो रहे हैं और इन्हीं कूटनीतिक संबंधों को नए आयाम पर ले जाने के लिए, नए स्तर पर ले जाने के लिए दोनों देशों अपने अपने उच्चायुक्त को एक दूसरे के यहाँ नियुक्त कर सकते हैं। आपको याद होगा कि दोनों देशों ने चुन चुन कर अपने जो हाई कमीशन के ऑफिसर थे उनको वापस बुला लिया था और उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो उच्चायुक्त स्तर की, कमिश्नर स्तर की जो बातचीत होती थी वो नहीं हो पा रही थी। और देखिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मुलाकात, यहाँ पर जब मुलाकात होगी मार्क कार्नी के साथ और भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो एक नया आयाम छुएंगे तो उसके क्या मायने होंगे। डॉक्टर स्वाति राव हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। ये नए रिश्ते एक तरह से रिश्ते तो पुराने हैं लेकिन अगर यहाँ पर बातचीत अच्छी बनती है, दोनों देशों के बीच एक बार फिर से जो कूटनीतिक संबंध हैं उनमें नए आयाम जुड़ते हैं तो इसकी क्या अहमियत है? बिल्कुल, देखिए आप जो आपने भी एक प्राइमर बहुत बढ़िया दिया था इसमें कि दोनों रिश्तों के जो जस्टिन ट्रूडो ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी संबंधों को ख़राब करने से। उसके बाद से अगर आप गौर से देखेंगे तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, स्पेशली जब मिक कार्नी ने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, इनवाइट किया था। अब से कुछ दिन पहले की बात है, आई थिंक 6 जून को, और उसके बाद फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। अगर आप उसके बाद से ही देखेंगे और मिक कार्नी के आने के बाद से जो वो 14 मार्च को वो अपॉइंट हुए हैं, उसके बाद से जो बैकडोर चैनल्स होते हैं या जो बैकडोर जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसमें काफ़ी सीनियर लेवल पे लीडर्स की और ऑफिशियल्स की मीटिंग होती रही है। जैसे ये बहुत मैं कहूँगी कि स्वागत योग्य ये डेवलपमेंट्स हैं जहाँ पे सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जैसे हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA और उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एडवाइज़र है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, इन सब के बीच में मीटिंग्स होती रही हैं। और इन मीटिंग्स के वजह से जो एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है अभी G7 में बुलाए जाने के पहले का मैं आपको बता रही हूँ, 12-13 जून के आसपास ये न्यूज़ भी आई थी कि इंडिया और कनाडा जो है वो प्लान कर रहे हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क। और उसका मुद्दा क्या है या मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि राइजिंग थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल क्राइम और एक्सट्रीमिज्म को कैसे इससे लड़ा जाएगा। तो अब अगर आपको मैंने बस 14 मार्च से लेकर ये जो जून के बीच का वक्फा है उसमें होने वाले डेवलपमेंट्स से अभी जो मैंने आपको अवगत कराया, अब अगर आप उसको तुलना करिए कि जस्टिन ट्रूडो के समय में किस तरह से सारा डिप्लोमेसी और सारा डिस्कोर्स जो था वो पूरी तरह ब्रेक डाउन कर गया था, तो जाहिर आपको दिखता है कि काफ़ी बड़ा सी चेंज है कनाडा और इंडिया के संबंधों को लेकर। अब ऐसे में जब G7 में प्रधानमंत्री जाते हैं तो देखिए बायलैटरल लेवल पे तो कनाडा से बायलैटरल ज़रूर होगा। इसमें ये जो सारे पीछे से बातें हो रही हैं जो डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर और आगे बातें होंगी। बाकी जो हमारे और पार्टनर्स हैं भाई, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि इस वक्त इंडिया का चाहे वो ट्रेड इंटरेस्ट हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट हो, डिफेंस इंडस्ट्री का इंटरेस्ट हो या डायस्पोरा का इंटरेस्ट हो, इसमें G7 कंट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ और योगदान है। उनके लिए भारत की जो जगह इंडो पैसिफिक में उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो विन विन हमने कन्वर्जेंस डेवलप करी है G7 कंट्रीज़ के साथ,
वहां पे हम उनसे G7 के लेवल पे भी जरूर बात करेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में बात करेंगे। आपने अपने रिमार्क्स में भी कहा था कि ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी, जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं उनकी नुमाइंदगी करेंगे, तो ये सब हम जरूर देखेंगे। लेकिन इसके हार्ट में जो भारत की नज़र से अगर आप देखते हैं तो वो एक अनब्रोकन चेन है, जो G7 देशों की जब उनकी आउटरीच होती है तो उसमें भारत जैसे देश को इम्पोर्टेंस देने की, जो कि ज़रूरी है। और दूसरा, जो मिक कार्ने के आने के बाद से जिस तरह से एनेबलिंग फ्रेमवर्क सामने आ रहे हैं, तो इसका जो जी। जो आउटकम है वो हमको देखने में वक्त लग सकता है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो ठीक है सही स्वास्थ्य राव, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच हम कुछ और जानकारी अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। G7 में मोदी को लेकर, ये प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये जानकारी है। और देखिए, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा है और जाहिर तौर पर इसके कई मायने हैं। पूरी दुनिया ने भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है वो रक्षा के क्षेत्र में वो देखी है। पूरी दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये तक अनाउंस कर दिया कि साउथ एशिया का जो स्काई है उसका अनडिस्प्यूटेड लीडर है इंडिया। और उसके बाद इस G7 की बैठक में निश्चित रूप से भारत का जो ताकत है वो भी बढ़ी है और कद भी बढ़ा है। इस बार ग्लोबल लीडर्स से जब मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम के आतंकी हमले का जिस तरह से भारतीय सेना ने जवाब दिया है, वो सारी बातें निश्चित रूप से दुनिया के सामने हैं। भारत पहले ही आउटरीच कर चुका है अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजकर, और उसने इस पूरे पाकिस्तान की हरकत के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े हुए तमाम डिटेल भी साझा की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा था, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 33 देशों में सांसद भेजे थे आतंकवाद के खात्मे को लेकर। G7 में अब खुलकर बात भी प्रधानमंत्री मोदी रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रतिनिधिमंडल भेजे थे उसके जरिए पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में एक बैकग्राउंडर तैयार कर दिया था कि भारत ने किस तरह से कदम उठाए, किस घटना के बाद उठाए और उसमें पाकिस्तान कहां पर गलत था।